हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी का अध्याय 4 की ओर आए हैं। ऑलरेडी हम लोग A1, 2 और 3 कवर कर चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह एनसीईआरटी 6 क्लास का इतिहास का है और चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो कि ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना एनसीईआरटी के एग्ज़ाम निकालना बहुत कठिन का काम होता है। अगर वही एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होता है, बेस क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी में बेस बहुत दिया गया है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। बाकी आपका मन, तो आप सभी लोग परिचित हैं एनसीईआरटी से और बहुत लोग पढ़े भी होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी को, जो कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी में जो कि पूरे टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वही इसमें कवर किया गया है और शॉर्ट नोट्स में आपको बना के दिया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यह टॉपिक है। आइए, एक नंबर, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ में से एक। अगर आपके पास एनसीईआरटी है 6 क्लास का तो आप देखिए वहाँ से और जो हाईलाइट करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले बताइए प्राचीनतम ग्रंथ। सबसे पहले वेद कितने होते हैं, तो आप सभी जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर दोस्तों शॉर्ट नोट्स से नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमको कमेंट में कहिएगा और मैं बुक से भी उपलब्ध आपको करवाऊंगा। तो आइए, वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद किसको कहा जाता है, तो ऋग्वेद को कहा जाता है सबसे पुराना वेद। और ऋग्वेद की रचना जो कि 1500 साल पहले हो चुकी थी। ऋग्वेद में आप पढ़े होंगे कि 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं को क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, उसको क्या बोलते हैं? सूक्त। ये विभिन्न देवी देवताओं से रचे गए हैं। कौन से? ऋग्वेद। जैसे अग्नि, इंद्र और सोम के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि का मतलब हुआ आग का देवता, और इंद्र का युद्ध का देवता, और सोम एक प्रकार का पौधा होता था जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वेद की भाषा को हम लोग प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहते हैं या कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। अब आते हैं ऋग्वेद में दोस्तों जनता या समुदाय के में 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला जन, दूसरा विष। तो जन से संबंधित है जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी देखने को मिलता है, जन का प्रयोग। और विष शब्द का प्रयोग जो कि वैश्य शब्द से निकला हुआ है, विष शब्द। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट है महापाषाण। महापाषाण का मतलब क्या होता है? महा माने बड़ा और पाषाण माने आप लोग सभी जानते हैं कि पत्थर होता है, तो इसको महापाषाण बोलते हैं। नेक्स्ट है इनाम गांव। इनाम गांव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के पुणे ज़िले में इनाम गांव पड़ता है। तो भीम सहायक नदी घोर के किनारे दाहिने तरफ आपको इनाम गांव देखने को मिलेगा। और इनाम गांव में दोस्तों संबंध रखता है, इनाम गांव जुर्वे संस्कृति से इनाम गांव संबंध रखता है। ठीक है, और कुछ इस तरह के आप भारत में मैप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से इनाम गांव डिनोटेड मिलेगा। तो इनाम गांव यहाँ पे है, मुंबई के पुणे में पड़ता है। और इनाम गांव से कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए और आपको याद भी होंगे। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? किले बंद बस्ती का साक्ष्य इनाम गांव से मिला है। दूसरा, वर्ग विभाजन का प्रमाण भी इनाम गांव से मिला है। तीसरा, नगरीकरण का साक्ष्य मिला है। 5 कमरों वाला मकान के साक्ष्य मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिला है। तो पहला है किले बंदी का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? इनाम गांव से। वर्ग विभाजन का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? इनाम गांव से।
उसके बाद नगरीकरण का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है? इनाम गांव से। 5 कमरों वाला मकान का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है? इनाम गांव से। मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? इनाम गांव से। तो ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, इनाम गांव में दोस्तों जगह पर 3600 से 27 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे। इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले इनाम गांव में लोग रहते थे और गड्ढे में सीधे लिटाकर यहाँ दफनाया जाता था। इनाम गांव में जो लोग मरते थे उसको गड्ढे में लिटाकर दफनाया जाता था और सिर उत्तर की तरफ कई बार होते थे, सिर उत्तर की तरफ होते थे और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफना दिया जाता था। तो देखिए यहाँ से 3 पॉइंट आपको मिले। कौन कौन से पॉइंट? 3600 से 2700 साल पहले इनाम गांव में लोग रहते थे, गड्ढे में सीधे दफनाया जाता था, लिटा कर दफनाया जाता था। आज भी देखेंगे यह प्रथा है, जो कि बहुत लोग आप जाएंगे तो लिटा कर ही दफनाया जाता है, बहुत लोग बैठा कर दफनाया जाता है। ठीक है, तो इनाम गांव से बेसिकली आपको लिटा कर दफनाने का साक्ष्य मिला है। दूसरा, सिर उत्तर की तरफ साक्ष्य मिला है, सिर उत्तर की तरफ रख कर दफनाने का साक्ष्य। और तीसरा जो कि और घर के अंदर भी दफनाया जाता था। तो आज हम लोग शमशान में ले जाकर दफनाते हैं, कहीं ये पोखरा के नज़दीक या जो होता है वहाँ हम लोग ले जाके दफनाया जाता है। और जो इनाम गांव में साक्ष्य मिले हैं, घर के अंदर दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इतना आप पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद क्या है? तो पुरातत्वविद उसे बोलते हैं जो अतीत में वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को पुरातत्वविद बोलते हैं। तो पुरातत्वविद का कहना है कि इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं इनाम गांव से। पुरातत्वविद का कहना है, जो कि हम लोग पार्ट 1 में पुरातत्वविद क्या है, पांडुलिपि क्या है, इतिहासकार क्या है, अभिलेख क्या है, पांडुलिपि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे तैयार किया जाता है, ये सब पार्ट 1 में NCERT 6 का कवर करा दिया गया है। अगर वहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये सब बेसिक पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो जानवरों की हड्डी के भी प्रमाण मिला हुआ है इनाम गांव से। तो दोस्तों बेसिकली चैप्टर 4 में इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 5 की ओर आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और ऑल बटन पर प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।